क्या हुआ सर? वो मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। हो गया? इसको और इनलार्ज करिए सर, और इसको यहां से बढ़ाइए। थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। हाँ बस, अब सही है। अगर ये मेरी तरफ आप रखे होते यहाँ पे, तो ये काम मैं करता। वो फिर कैसे कैसे करेगा, उसको मैं लिखाऊंगा भी। चलिए मैं मैनेज कर लूंगा, छोड़िए। अभी तो वैसे भी मुझे एनसीईआरटी पे करना, क्योंकि इसका पावर पॉइंट नहीं है। हाँ? अभी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ 2021। अच्छा, नहीं मुझे भी फॉरवर्ड करिए। ऐसे ऐसे काम मैं देख रहा था, कुछ कुछ गलतियां हैं पुरानी वाले एनसीईआरटी में, प्रिंटिंग मिस्टेक, दुनिया सब, एडिटिंग नहीं हुई है कुछ कुछ। हाँ ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। हाँ बच्चे सुन रहे हो मेरे को? हाँ सर, ओके रेडी। कॉमेंसलिज्म हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और कॉमेंसलिज्म के बारे में मैंने पहले ही बता रखा बच्चे। टोटल फोकस यहाँ पे, यहाँ ये दिख रहा है जो कुछ लिख रहा हूं मैं? नहीं लिख रहा? नहीं दिख रहा? हेलो अच्छा, आप बोलिए। अच्छा ये आधा फोकस है, ये पूरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है उसमें? हाँ? नहीं तो अगर मैं चाहूं कि पूरा फोकस हो जाए सर, एक का बात बताइए, अगर मैं चाहूं कि दोनों पे फोकस हो जाए तो हो जाएगा? दोनों में फोकस नहीं होगा सर, तब तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ? ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ? स्क्रीन पे दिखेगा ना, क्या फर्क पड़ता है ऊपर चला जाएगा? इसको पीछे करने से फोकस हो जाएगा, इसको पीछे ले जाने से। हाँ क्यों? क्योंकि मैं यहीं पे लिख लूंगा सर, इसी पे। और पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए। पर ये अच्छा, एक मिनट बच्चे, कैमरा ना गिरने पाए, थोड़ा सा ध्यान में रखो। कैमरा घूमने ना कोई दिक्कत तो भी लेना कैमरा लैपटॉप पे करिए ना, এইটা नहीं है, এইটা क्योंकि जरूरी ज्यादा सब कुछ। बच्चे आराम से करना, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कई बार दिमाग से यूपीएस सीपीयू हो जाता है, बहुत बड़ी तोप नहीं है जिसमें तुम हंस रहे हो। लैपटॉप पे आगे दिए थे, हिल गया। हाँ लैपटॉप सर, इधर से इसके तार इधर ले लो। थोड़ा सा एक दिन लगेगा अरेंजमेंट होने। बच्चे ये उठाओ, एक्सटेंशन गिराओ तारे नीचे, वो हटा लो बच्चे एक बार। सर तुरंत चला जाएगा क्या बैकअप? हाँ अब इसको अरेंज करो ऐसे, इसको थोड़ा खोल दो सर, ऊपर ओपन करो इसको। ठीक है, इसको और पीछे ले जाएंगे। नहीं और ले जाइए सर, पूरा फोकस होने दीजिए, बड़ा दिखेगा बच्चों को। तार ले लो बच्चे, यहाँ से निकालो जरा तार, ये हाँ बस। एक मिनट मुझे देना सर इसको, रुको बच्चे, ये तार उठाओ। हाँ ये लीजिए सर, अब इसको फोकस करना है जहाँ पे करिए। और इसको ऊपर रखिए, उसमें पीछे रखिए, और इसको बच्चे रखिए इसके साथ।
ये तो एक सर दिक्कत है, पर इनको ना ऐसे करके बांध देना फिर बाद में। पर ये सेट हो जाए ना। हाँ, और तुम इसमें से ही क्लास हो गई, इसको थोड़ी हटाएगा। हाँ, खाना खाएगा तो बोला उधर करके। एक काम कर सकते हैं सर, इसको ऊपर कहीं से लटका दें, जैसे वो नहीं कैमरा लटका हुआ है, ऐसे ही रहता ही है, क्योंकि गिरने के चांस होते हैं ना अदरवाइज। क्या सर विजिबिलिटी में फर्क पड़ रहा है? ठीक है। क्या बच्चे विजिबिलिटी कैसी है? थोड़ा कम नहीं लग रहा है? हाँ सर। नहीं, ठीक हो जाएगा बच्चे, एडजस्टमेंट है, देखो होने लगा ना। एडजस्टमेंट है वो। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, स्पेस मिल जाएगा, यहाँ तक का कवर हो जाएगा, लिखने का जो यूज करना है वो यूज हो जाएगा यहाँ। हाँ बच्चा, दिख रहा है ठीक से आपको? हाँ सर। सर कैमरे का सामने एक तार आ रहा है। कैमरा के सामने एक तार है, कौन सी तार है बच्चे? ऐसा करो, इसको सर ये पीछे कवर नहीं कर पाएगा, मुझे लग रहा है, पूरा कर लेगा। तो लिखेगा वो कवर नहीं आया। ठीक है, ये अभी एडजस्ट हो गया तो दिक्कत नहीं। इधर से आपको सर, आपको इधर बैठ के। हाँ हाँ मैं कर लूंगा, वो आप ऑन करिए जरा उसे। बच्चे एक कागज लो कोई, और उसकी ये हिल रही है ना टेबल, नीचे से इसमें देख के कहीं पे एक कागज लगा दो। अरे रद्दी पेज पड़ा होगा ना तुम्हारे पास, नहीं है कहीं पे? रफ नहीं करते हो तुम? ठीक है, रेडी है? इधर क्यों नहीं आ रहा बच्चे, उधर क्यों जा रहा है? हाँ? अच्छा 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 अच्छा। नहीं बच्चे, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, उस साइड ले जाना, रुकना, रहने दो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो गिर ना जाए कहीं पे, ये समस्या इस बात की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल बच्चे मुझे इसका स्लाइड बना नहीं हुआ था, ठीक है, मुझे याद नहीं था कि ये रह गया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लेके आना चाहिए, सारे बच्चे एनसीईआरटी लिए हुए हैं। चलो, तो मैं आपको बता रहा था किस चीज के बारे में, कॉमन सेलिज्म के बारे में। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। बच्चा दिख रहा है ऑनलाइन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ग्रीन सर। कलर बिल्कुल नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा? ब्लैक ब्लैक से लिखेंगे तो अच्छा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कहाँ लिख रखा, दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे स्क्रीन लेके आओ जरा सा, स्क्रीन कहाँ पे है? ये ये स्क्रीन ही है ये। मुझे लग रहा है मुझे जूम ज्वाइन करना पड़ेगा क्या देखने के लिए स्क्रीन को।
मुझे लिंक भेजिए सर, जरा लिंक शेयर करिए, मैं इसमें देख लेता हूँ। आ गया सर। ठीक है, कलर का मुझे देखना था। हाँ ठीक है सर, ठीक है। इनको मैं तो वहां से मैं वो करूंगा, क्लिक करूंगा तो वो वाली स्क्रीन आ जाएगी वापस। ये आपका कैमरा का स्क्रीन है। ठीक है ठीक है ये सर, शेयर का स्क्रीन। ठीक है सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? अब ओवरलैप हो रहा है कुछ? अच्छा, आपकी आवाज। ओके सर, आप और दूर जाइए थोड़ा, ओवरलैप हो रही है आवाज। ओके, अपना जो बच्चे मोबाइल है लिए हैं वो यूज करें बच्चे मोबाइल। मैं इसको बंद करूंगा। एक मोबाइल उधर से कोई ऑन कर लो, जिनको नहीं दिख रहा। वैसे मेरी नजरें मेरे से ज्यादा अच्छी होंगी तुम्हारी नजरें, और मुझे समझ में आ रहा है। तो फोकस करो इधर। मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ कि कॉमन्सेलिज्म में मैंने क्या बताया था कि कॉमन्सेलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों क्या होंगे? हाँ, कॉमन्सेलिज्म में क्या होगा? सही कह रहे हो, मेरे दिमाग में हो गया था। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगी और एक जीरो इंटरेक्शन होगा। और कॉमन्सेलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कैटल एंड एग्रेट। ठीक है, ऑर्किड से भी क्या है? ऑर्किड्स एक टाइप का क्या है बच्चे? एपीफाइट्स। ठीक है, तो एपीफाइट्स बेसिकली जो है क्या कहते हैं, क्या लेते हैं वहां पे? सपोर्ट ले लेते हैं, या जहां पे जिस जो है जिस शेल्टर ले लेते हैं बेसिकली ये बोल, तो उससे जिस जिस होस्ट पे रह रहे हैं उसको कोई नुकसान और उनको शेल्टर मिल जाती है। तो आर्किड जो है तुम्हारा किस तरह का एग्जाम्पल है? कॉमन्सेलिज्म का एग्जाम्पल है। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। मैं एनसीईआरटी की लाइन रीड करने जा रहा हूँ कि दिस इज इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स द अदर इज नीदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। लाइन सीधे उठा लेगा लाइन, और लाइन पूछेगा आपसे। ठीक है, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट इन ऑन ए मैंगो ब्रांच। ठीक है, एग्जाम्पल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ पे बर्निकल्स है। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना बर्निकल्स क्या होता है। ठीक है, ये बर्निकल्स किस पे रहता है? वेल पे। ठीक है, तो बर्निकल्स बेसिकली जो है क्या कहते हैं, बर्निकल्स को फायदा हो रहा है, वेल को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल याद रखना बच्चा, एक ये ऑर्किड का एग्जाम्पल और दूसरा बर्निकल्स का एग्जाम्पल। भूलना मत, भूल जाओगे तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तीसरा एक आ जाओ, कैटल एग्रेट। बगुला जानते हो? हाँ सर। यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं बच्चे। आप देखे होंगे खेतों में जो है क्या कहते हैं, जब वो प्लाविंग हो रही होती है तो वो एक व्हाइट कलर का जो है बर्ड, वो बेसिकली कीड़े खा रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या है? ठीक है, तो मेरे यहाँ बगुला बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बगुला ही है वो। तो कैटल एग्रेट उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलोगे तो कैटल एग्रेट। ठीक है, तो कैटल एग्रेट क्या है कि जो गोट वगैरह है ना, जब वो कर रही होती है क्या, ग्रेजिंग, तो जब वो जाती है घास पे, तो जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट भाई जहां पे गोट जाएगी वहां से इंसेक्ट भागेगा, तो इंसेक्ट को बड़े आसानी से वो पहचान लेता है और तब जाके उसको क्या कर लेता है, प्रेडेशन कर देता है उसका। ठीक है, तो ये जो कैटल एग्रेट है ये भी किसका एग्जाम्पल है? कैटल एग्रेट विद गोट। गोट को कोई हार्म या बेनिफिट नहीं हो रहा, जबकि कैटल एग्रेट को क्या हो रहा, फायदा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉमन्सेलिज्म का। याद रखो, सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग गोट इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन फॉर्म्ड रूरल एरियाज। अब जितने भी बच्चे रूरल एरिया वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमन्सेलिज्म। तो तीनों एग्जाम्पल जो आपके हैं वो किसके हैं? ये विद गोट, ग्रेजिंग गोट, विद गोट, या गोट ही नहीं, कोई भी आप जो है गोट को चेंज कर सकता है किसी भी चौपाए से, कटल से। ठीक है, क्योंकि कटल्स भी वही काम करेगा, ग्रेजिंग वो भी करता है। ठीक है, तो चेंज कर सकता है वो। The egret always forage close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out from the vegetation insect and otherwise might it difficult for the egret to find and catch.
ठीक है, तो वही जो चीज मैंने बताई वही चीज है। अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये फोर्थ एग्जांपल है आपका कौन सा, सी एनीमोन एंड एंड clownfish. क्लॉन फिश। ठीक है, तो सी एनीमोन एंड क्लॉन क्लॉन फिश का एग्जांपल एक और हो गया है आपके पास में। ठीक है, क्लॉन फिश दैट लिव्स अमंग देम, द फिश गेट्स प्रोटेक्शन एंड प्रीडेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स व्हिच स्टे अवे फ्रॉम स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ठीक है, तो फिश को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, किससे, प्रीडेटर से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमन सेलिजम का एक एग्जांपल है सी एनीमोन एंड क्लोन फिश, तो उसमें से कॉमन सेलिजम का एग्जांपल है, तो उसमें से किसको फायदा हो रहा है और किसको कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो समझ में आ जाएगा। अब पूछेगा किस तरह का फायदा हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, वो प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको, क्लोन फिश को क्या मिल रहा है, नो नॉट क्लोन, the fish get protect, हाँ ठीक है, the clone fish have protection and predators which ठीक है, the anemone doesn't appear to derive any benefit from the hosting the clone fish। ठीक है, सही पूछो तो नजरें मेरी भी कमजोर हो रही हैं। मुझे भी दिक्कत हो रही है। तुम्हारी तो रोशनी ही नहीं आएगी, बच्चे रहने दो, मैं कुछ इलाज कर लूंगा उसका। नहीं बच्चे, बैग नहीं, किसी के पास मोटा किताब है हेल्दी? यार आज नाटक ज्यादा हो रहा है, क्लास नहीं चल रही है ढंग से। एक काम करो, लाइट जलाओ, अभी फिलहाल के लिए लाइट जलाओ। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब आ जाओ, तो पंखा ना चलाओ। हाँ तो चलो बच्चे, ये आपका कॉमन सेलिज्म है। दूसरा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, द इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज, तो प्लस प्लस दोनों में साइन होगा, दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, लाइकेन एंड माइकोराइजा, दोनों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी एंड फंगल का एसोसिएशन है। ठीक है, और माइकोराइजा में फंगस एंड हायर प्लांट्स का, स्पेशली जिम्नोस्पर्म बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि लाइकेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो इसको अंडरलाइन करो, किस किस के बीच में है, फंगस एंड एल्गी एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सिर्फ एल्गी, फंगस के साथ दोनों का एसोसिएशन हो सकता है इन केस ऑफ लाइकेंस। ठीक है, अलग अलग से या एक साथ, अलग अलग बच्चे, अदर। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, वैसे तो इतना डीप में नहीं पूछेगा, पर एल्गी में मोस्टली अगर एल्गी दे रहा है तो वो आपका ग्रीन एल्गी होगा, और अगर फंगस पूछ रहा है तो ज्यादातर केस 80% केस में वो एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सिमिलरली द माइकोराजी आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द soil, while the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो हो गया। ठीक है, एक और साथ में याद रखना कि ये क्लोज एसोसिएशन में, और जो ऑर्गेनिज्म बच्चे क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं उनमें साथ साथ को एवोल्यूशन भी होता है। क्या होता है, को एवोल्यूशन, वो साथ साथ इवॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनका जो इंटरेक्शन है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था पैरासाइट के केस में, पैरासाइट के केस में, ठीक है, अगर जो है पैरासाइट ने होस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या नहीं किया, इवॉल्व नहीं किया, तो इंटरेक्शन उनका खत्म हो जाएगा, उससे पैरासाइट को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये को इवॉल्व करते हैं। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं जो कि क्लोज एसोसिएशन में रह रही हैं, वो क्या करेंगी, साथ साथ को इवॉल्व करेंगी। राइट, ओके। तो अब एक चीज, ये तो नॉर्मली म्यूचुअल रिलेशन का देख लिया तुमने, एक और मैं तुमको बताता हूं कि जो तुम्हारे प्लांट्स हैं ये भी म्यूचुअल इंटरेक्शन में रहते हैं विद एनिमल्स। क्यों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स को प्लांट से फायदा है, प्लांट्स को भी एनिमल से फायदा है। जैसे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में
जैसे जैसे आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए किस पे रहते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड है। इंसेक्ट के ऊपर। उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, बी। बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। तो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप एक बेस्ट एग्जांपल है किस चीज का, म्यूचुअलिज्म का। ओके, अंडरलाइन करो। ठीक है, प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड। प्लांट्स को किस चीज की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है, एक तो पॉलिनेशन, दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फी। अब अगर प्लांट्स को ये काम करवाने हैं तो एनिमल प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, एनिमल को कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या लिख रखा है, फी। ठीक है, पेड फीस फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। प्लांट ऑफर्स रिवार्ड्स आर फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स के लिए क्या ऑफर करता है, पॉलन या नेक्टर। और सीड डिस्पर्सल के लिए क्या क्या ऑफर करता है, स्वीट जूसी फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर द सीड डिस्पर्सल। ध्यान में रखना ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम should also be safeguarded against the cheaters। अब क्या होता है ना कि कई बार चीटिंग हो जाती है। तो आपने एक केस सुना होगा सेक्सुअल डिसीट का, धोखेबाजी। ठीक है, सेक्सुअल डिसीट के क्या है कि एक प्लांट है, ऑर्किड ही है बेसिकली, उसका नाम है ओफ्राइस। तो ओफ्राइस बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर लिया है कि उसके जो कलर है वो ऐसा लगता है, एक पेटल ऐसा दिखता है जैसे कि वो फीमेल हो, फीमेल बी हो। इस तरह से वेस्ट एक फीमेल वेस्ट बी का बिल्कुल मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, उस तरह से कॉपी कर लिया। ठीक है, और जो मेल है वेस्ट, उसको ऐसा लगता है कि फीमेल है, तो वो उसके पास आता है पॉपुलेशन के लिए, जबकि वो है नहीं। ठीक है, तो वो बेसिकली जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वो बेसिकली क्या करता है, पॉलिनेशन करवा देता है और उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो ये सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि जो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप जो हम बोल रहे हैं कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का, उसमें चीटिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफगार्डेड अगेंस्ट द चीटर्स। फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। अच्छा, ये पहले उसको मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो नेक्टर चुराना चाहते हैं विदाउट एनी पॉलिनेशन, तो ये भी एक चीटिंग ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नाउ यू कैन सी द प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व कोएवोल्यूशन of the mutualist that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। मतलब मैं जो आपको बता चुका हूं कि जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में दोनों स्पीसीज रह रही हैं वो क्या करेंगी, साथ साथ को-इवॉल्व करेंगी। तो पहले ही बता दिया मैंने ये चीज। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा ना, बस मैंने आपको बता दिया कि जो भी इंटरेक्शन में स्पीसीज क्लोज एसोसिएशन में है उनको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ कोई बात। इससे ज्यादा मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो तुम्हारे लिए फिर इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक जगह पे आपने क्लोज एसोसिएशन देखा, कहाँ पे, पैरासाइट एंड होस्ट में। दूसरा आप ये सिम्बायोसिस के केस, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म के केस में देख रहे हो। ठीक है, एक जगह कहीं पे और है, तुम पढ़ लेना कौन सा है। ठीक है, दो हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप चलो, now you can see why plant animal interaction often involve coevolution of the mutualist, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig tree there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp। ठीक है, मतलब फिग और वेस्प स्पीसीज बहुत अच्छा एग्जांपल है किस चीज का, म्यूचुअलिज्म का। फिग एंड वेस्प स्पीसीज। बच्चे तुम अपनी एनसीईआरटी लेके नहीं आए हो? अच्छा, अंडरलाइन करते रहने देना, नहीं तो तुम बच्चे बिना आप बच्चे पहले लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या, इसका इकोलॉजी का? पहले मैं तो बहुत पहले से बता रहा हूँ, जब रेगुलर लेक्चर कभी भी फ्राइडे वाला नहीं अटेंड करते थे। ध्यान दो बच्चे, सीरियसली लो चीजों को। तो मैं क्या बता रहा था कि जो फिग एंड वेस्प स्पीसीज का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे बड़ा टाइटली लिंक्ड होता है। टाइटली लिंक्ड कहने का मतलब कि ये साथ साथ को इवॉल्व हो रहे हैं। अगर सपोज करो फ्लावर्स के अंदर कोई चेंज आ गया
तो वो चेंज बेसिकली जो है क्या कहते हैं, या सपोज कर लो इंसेक्ट वेस्ट के अंदर कोई चेंज आ गया तो फ्लावर्स अपने आप को क्या कर लेगा, को-इवॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो टाइटली लिंक्ड है। इट मींस दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर स्पीसीज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, ये लाइन जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है क्या, आपको एक ऑप्शन दे कि ये करेक्ट है या नहीं है, या 4 ऑप्शन दे दे, पूछे कि इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है, कितने ऑप्शन क्या है फॉल्स है, तो यहाँ पे इस लाइन को उठाया जा सकता है। क्या बोलेगा वो बोलेगा यहाँ पे आपको ये लाइन दे देगा कि फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर। हो सकता है अगर इसको गलत करना हो तो लिख दे क्या कि फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड बाय एनी पार्टनर। ठीक है, मतलब किसी भी वेस्ट स्पीसीज के साथ वो उसका पॉलिनेशन हो सकता है, पर यहाँ पे केस नहीं है, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, मतलब कि ये जो पॉलिनेशन है ये क्या होगा, वेस्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज को, बिल्कुल अंडरलाइन करो इसको। ठीक है, it means that a given fig species can be pollinated only by its partner west species and no other species. Okay, next line है the female west use the fruit not only as an oviposition। अच्छा, west को क्या फायदा है कि जो है वो यूज करता है फ्रूट को किस चीज के लिए, एग लेइंग के लिए। आपने एक पता नहीं आपके यहाँ एक वो होता है, मेरे यहाँ जो होता है फिग का प्लांट है जिसको गूलर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन उसका या मतलब जो है क्या कहते हैं, जो उसका गूलर का फ्लावर है वो बच्चे होता है क्लोज टाइप का। ठीक है, क्लोज टाइप का, तो उसमें जब वेस्प जाती है तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वेस्प में लेइंग करेगी और वो बेसिकली ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत एयर जाने के लिए रास्ता उसमें होता है। ठीक है, तो वो वहीं पे पॉलिनेट हो जाएगा और जो एग लेइंग हुई है वो बच्चे वहीं पे उनका जो पालन पोषण है वहीं पे होगा। तो वहां पे 2 चीजें मिली, एक तो एग लेइंग के लिए जगह मिली, और जब एग लेइंग के बाद वो बच्चे निकलेंगे तो उनको क्या मिल गया, वहां पे फूड मिल गया, और साथ में एग लेइंग का मतलब है शेल्टर, तो शेल्टर एंड फूड दोनों को मिल रहा है। तो ध्यान में रखना, इस लाइन को अंडरलाइन करो कि द फीमेल वेस्ट यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन साइट बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वी। मतलब अपने लार्वी को नर्स करने के लिए जो है उसके जो सीड है, ये जो उसका फ्रूट पल्प है वो भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द वेस्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग द सुटेबल एग लेइंग साइट्स। अब एक चीज बताऊं तुम्हें कि जो फिग प्लांट है उसका जो फ्रूट है वो किस टाइप का फ्रूट है, साइकोनस का नाम सुने हो? 3 टाइप के फ्रूट्स मैंने लिखा है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मुझे भी याद नहीं है तो क्या तुम्हें भी याद नहीं रहेगा ऑनलाइन बच्चे? सर कंपाउंड और कंपोजिट। कंपोजिट नॉट कंपाउंड, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। तो कंपोजिट में 2 टाइप के फ्रूट मैंने पढ़ाए होंगे, हो सकता ना भी पढ़ाए हो तो सुन लो। एक है सोरासिस, दूसरा है साइकोनस। सोरासिस का बेस्ट एग्जांपल है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल तो खाए होगे ना? ठीक है, यस और सर। साइकोनस अगर आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, गुलर होता है। ठीक है, तो वहां पे भी इन्फ्लोरेसेंस, ये यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोजिट फ्रूट है यहाँ पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में। ठीक है, जो एग्रीगेट है वहां पे पॉलीकार्पेलरी और एपोकार्पस ओवरी होती है, सिनकार्पस नहीं, पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस, और वो बेसिकली चेंज होती है किसमें, फ्रूट में। और सिंपल के केस में एक ओवरी से एक फ्रूट। ठीक है, ये डिफरेंस है, सिंपल फ्रूट में एक ओवरी से एक फ्रूट, ओवरी मोनो या मल्टी कार्पेलरी हो सकती है पर एक ओवरी से एक फ्रूट तो सिंपल। अगर जो है क्या कहते हैं कई सारी ओवरी मिलके एक फ्रूट बना रही हैं तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट हो गई कई ओवरी। और अगर कैसा हो गया कि इन्फ्लोरेसेंस पूरा का पूरा फ्रूट में डेवलप हो जाए तो वो क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो ये जो साइकोनस एंड सोरासिस हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फ्रूट। और साइकोनस का एग्जांपल है बेस्ट क्या, फिग या गुलर, अगर आप जानते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे चूंकि ये बात बोली है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि द वेस्ट पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स। वेस्ट क्या ढूंढ रहा था, एग लेइंग साइट, उसको क्या मिल गया, एक इन्फ्लोरेसेंस मिल गया। ठीक है, okay, in return for the favor of pollination the fig offers the wasp some of its developing seed as food for developing wasp larvae. okay, अंडरलाइन करो, ये चीज ध्यान में रखना। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन सेक्सुअल डिसीट का जो एग्जांपल है वहां से भी आया हुआ है कि ऑर्किड शोइंग
bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attack the right pollinator insect. मतलब जो आर्किड्स होते हैं, आप जानते हैं बच्चे, कहाँ ध्यान है आपका? मार्कर, हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तो आर्किड में के अंदर आप देखते हो आर्किड के फ्लावर्स भी काफी अच्छे होते हैं, उनमें आपको ढेर सारी डाइवर्सिटी नजर आती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ऑर्किड्स शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, मेनी ऑफ व्हिच हैव इवॉल्व्ड टू अटैक द राइट पैटर्न इंसेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है क्या कि आर्किड बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है उसके अपने फ्लोरल पैटर्न में शो करता है, फॉर व्हिच, किस लिए? टू अटैक द राइट पॉलिनेटर। आंसर क्या होगा? टू अटैक द राइट पॉलिनेटर, ठीक है। और पॉलिनेटर इंसेक्ट में हो कौन कौन सकते हैं? बी एंड बम्बल बीज, ठीक है। एंड इंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट, ठीक है, ये भी हो सकता है। वो ये ना लिखे ऑप्शन दे आपको टू अटैक राइट पॉलिनेशन, सीधे लिख दे टू गारंटीड पॉलिनेशन। किस लिए? अपने फ्लोरल उसमें बहुत ज्यादा वो करता है, डाइवर्सिटी शो कर रहा है, ताकि जो है क्या कहते हैं, जो है गारंटीड हो पॉलिनेशन की, ठीक है। ये भी है, ये शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है गारंटीड पॉलिनेशन ऑप्शन करके, ठीक है। नॉट ऑल द ऑर्किड्स ऑफन रिवार्ड्स, सारे के सारे ऑर्किड्स रिवार्ड ऑफर नहीं करते। उसमें एग्जांपल आएगा क्या? हो सकता है ऊपर की पूरी लाइन क्वेश्चन बना दे, पूरा क्वेश्चन उतार के रख दे, और फिर एक लाइन लिखे मेन कि नॉट ऑल द ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स, एंड नीचे दे दे ऑप्शन कि कौन सा ऐसा ऑर्किड है जो कि रिवार्ड ऑफर नहीं करता जबकि पॉलिनेशन करवा लेता है। तो वो कौन सी स्पीसीज होगी? ओफ्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, ओफ्राइस है। और ओफ्राइस करता क्या है? सेक्सुअल डिसीट करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफ्राइस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ बी। तो ओफ्राइस के साथ में कौन सी स्पीसीज है? बी के साथ है, इंसेक्ट है बेसिकली, ठीक है। टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and marking। किस किस चीज में सिमिलरिटी शो करता है? साइज, कलर एंड बी। और क्या है, कौन इस साइज कौन जो है क्या कहते हैं सिमिलरिटी शो कर रहा है? पेटल ऑफ फ्लावर, सिर्फ पेटल, नॉट होल फ्लावर। वन ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर रिजेम्बलेंस शो करता है इन साइज, मार्किंग, ये सारी चीजों में, ठीक है, कलर में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं उसको पूरा हाईलाइट करो, साइज, कलर एंड मार्किंग। कौन? वन ऑफ द पेटल, ठीक है। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल। स्यूडोकोपुलेट्स क्या करता है? स्यूडोकोपुलेशन होता है, ठीक है। दो डिफरेंट स्पीसीज के पास कपुलेशन नहीं हो सकता, वो स्यूडोकोपुलेशन होगा, ठीक है, विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस is dusted with pollen from flower, ठीक है। उसके दौरान क्या करता है कि उसके पंख में जो लगे होते हैं क्या? फ्लावर्स, सॉरी पॉलन ग्रेन्स, वो उससे वहां पे स्प्रे करता है, स्प्रे हो जाते हैं, और स्प्रे जैसे ही होंगे क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन डन हो जाएगा, ठीक है। तो when this same bee pseudocopulates with another flower, अच्छा अगर सपोज कर लो पहले फ्लावर पे गई है, तो पहले फ्लावर पे जाएगी तो उसके पॉलन ग्रेन के साथ में उसका इंटरेक्शन होगा, तो उसके पंख में पहले पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। अब जब दूसरे के पास जाएगा फिर से वैसे ही वो अपने पंखों को फहराएगा, तो वहां पे जो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? गिरेंगे। तो वो जो स्टिग्मा है ओवरी की उसके ऊपर गिरेंगे, तो जो है क्या करेगा? पॉलिनेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आप, क्या लिखा है? Here you can see how co-evolution operates. If the female bee color pattern change even slightly for any region during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid's flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee। ये भी क्वेश्चन बना दिया गया है पर कि आपको कंडीशन दिया कि किसी भी रीजन से जो इंसेक्ट है उसके अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया, जिससे उसके पैटर्न, उसका कलर में क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। तो क्या होगा? किस चीज में? पॉलिनेशन रिड्यूस होगा, पॉलिनेशन इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या होगा? पॉलिनेशन। अगर आप चाहते हो कि पॉलिनेशन रिड्यूस ना हो तो फ्लावर क्या करेगा, मतलब प्लांट्स क्या करेगा? अपने आप को भी को इवॉल्व करेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब वो कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं प्लांट अपने आप को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंसेक्ट स्पीसीज, को-इवोल्यूशन, ठीक है। तो डन, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ।
कम एट द इकोसिस्टम। टाइम कितना हो गया, बहुत टाइम बर्बाद हुआ मेरा आज। ये भी 1 घंटा है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम यहाँ पे फोकस है, ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे एज ए बोर्ड, जहाँ पे कुछ सर नजर लाइट ऑफ नहीं कर देंगे तो हमको दिखेगा अच्छे से। हाँ हाँ जरूर दिखेगा, तुम्हें करवा देता हूँ। चलो अब दिख रहा है, ठीक यस है। सर। तो यहाँ पे देखो लिखा है एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड। अच्छा ये कहीं और नहीं शिफ्ट हो सकता ऊपर की तरफ? हो सकता है, मिनिमाइज करो इसको, अगर मिनिमाइज ही कर दो बच्चे। हाँ ठीक है। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ध्यान में रखना, ठीक है। आप इकोसिस्टम को क्या बोल सकते हो? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बोल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने पहले भी बताई थी, मैंने बोला कि जब आप इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करोगे तो आपके पास में जो पहला बेसिक यूनिट है वो क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हालांकि ऑर्गेनिज्म इज नॉट द बेसिक यूनिट ऑफ, नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका? इकोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो कौन सा है? बहुत सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ये स्पीसीज है बेसिकली क्या? स्मॉलेस्ट आर बेसिक यूनिट, ठीक है। बहुत सारे एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स या एक ही स्पीसीज के ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बेसिकली आपका क्या बनाएंगे? स्पीसीज, या इंडिविजुअल Species. ऑर्गेनिजम्स को आप स्पीसीज बोल सकते हो। अब इसी में कई सारी स्पीसीज, मतलब ये कई सारे ऑर्गेनिज्म इस स्पीसीज के इकट्ठा हो जाए तो क्या बनाएगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सपोज कर लो कि ये स्पीसीज का नाम मैं दे देता हूं क्या? ए। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये ए कई सारे इकट्ठा हो गए तो इसने क्या बना लिया? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ऑफ ए। अब मैं बोल रहा हूं कि कई ढेर सारी पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई, जैसे ए की पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई, बी की पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई, सी की पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई, डी, ठीक है। तो ये सारा मिलके क्या बनाएगा बच्चे? कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी के अंदर कई सारी पॉपुलेशन होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं? इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है जब एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो डेवलप होगा बच्चे क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आप क्या देखते हो? इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम के अंदर आप देखते हो इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि आपको फंक्शनल यूनिट की बात करना है। अगर आपसे पूछ ले कि फंक्शनल यूनिट की बात करो नेचर के, नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या है, देन वो होगा इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके पहले इस इकोसिस्टम के पहले ये जो बाकी के जो यूनिट थे, इनमें किसी में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब एज ए होल कहने का मतलब कि ऐसा सिस्टम जो बेसिकली सेल्फ सस्टेन्ड हो। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब उसकी जितनी रिक्वायरमेंट, अगर सपोज कर लो कोई स्पीसीज ए रह रही है तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट हो सब उसी के अंदर प्रेजेंट हो, उस सिस्टम के अंदर। आइसोलेटेड होना जरूरी नहीं, आइसोलेटेड होना जरूरी नहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स में मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पे इकोसिस्टम वो बेसिक यूनिट है जहां पे रह रही किसी भी स्पीसीज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी उसी पे मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ सस्टेन, या सेल्फ बोल सकते हो नर्चरिंग बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये आपका इकोसिस्टम है। तो पहला सवाल तो आपका यहीं से बन जाएगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है, ठीक है? इकोसिस्टम। अब यहाँ पे लिख भी दिया कि वेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अपने साथ भी, यहाँ पे मैंने यही तो एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट भी है और साथ में एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट अपने साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
अब याद करो मैंने इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या बताई थी, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन organisms themselves and also with their surrounding environment। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो इकोसिस्टम है ये इकोलॉजिकल स्टडी की एक यूनिट है, इकोलॉजिकल स्टडी का, और ये बोल सकते हो कि ये बेसिकली इकोलॉजिकल स्टडी की क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अगर आपसे बोल दे कि इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट बताओ तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द इकोसिस्टम। क्लियर? इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, बायोटिक एज वेल एज, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट आपके कौन से हैं, वही लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है, विंड, वाटर, ये सब आपके क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट एज ए आर अ सी। मैंने पहले भी बताया था, यहां तो फिर भी आपको स्मॉल पॉन्ड बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक वाटर ड्रॉपलेट भी किस तरह से एक्ट कर सकता है, कैसे, उसमें आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिल जाएंगे, उसमें आपको जू प्लैंक्टन्स मिल जाएंगे, उसमें आपको एबायोटिक कंपोनेंट मिल जाएगा, वहां पे इंटरेक्शन अमंग द स्पीशीज मिल जाएगा, एज वेल एज इंटरेक्शन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एबायोटिक सब कुछ तो अवेलेबल है। तो एक स्मॉल ड्रॉपलेट भी किस तरह से एक्ट कर सकती है, इकोसिस्टम की तरह एक्ट कर सकती है। ओके तो यहां पे बोला है कि इकोसिस्टम बहुत, अब आपसे ये ऑप्शन बना सकता है बच्चे कि इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज, ये आपको ऑप्शन बना सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, सिंपल सा बात है कि साइज में वेरी कर सकता है, एक स्मॉल पॉन्ड भी आपका इकोसिस्टम की तरह काम कर सकता है, और एक लार्ज फॉरेस्ट भी कर सकता है, और एक सी भी कर सकता है। फिर कह रहे हैं कि मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम, मतलब कि पूरी की पूरी अर्थ जो है उसको बहुत सारे इकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा अर्थ है हमारा बायोस्फीयर जो है ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। चूंकि पूरा है, ग्लोबल की बात कर रहे हो तो ग्लोबल इकोसिस्टम, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पूरे अर्थ की वार्मिंग की बात करते हो तो क्या बोला, तो उसी तरह से पूरे अर्थ को एज इकोसिस्टम मान लो तो क्या हुआ। पर चूंकि ग्लोबल इकोसिस्टम बहुत लार्ज हो जाता है तो इसको आप इस तरह से स्टडी, आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स की एक बड़ी प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना होता तो आप क्या करते हो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी कि बड़े इकोसिस्टम को स्टडी करना डिफिकल्ट है तो हम इकोसिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें। तो कह रहा है कि किस तरह से डिवाइड करेंगे, आगे बढ़ाओ इसको, मैं कर लेता हूँ और ऊपर ले जाओ, बस बस बस, ठीक है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज हो गया। मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब है कि जितने भी अर्थ में पाए जाने वाले इकोसिस्टम है उसका पूरा क्यूमुलेटिव कंपोजिट। ठीक है, सिंस द सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। मतलब आप जितने भी इकोसिस्टम अर्थ में पाए जा रहे हैं, जितने भी ग्लोबल इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है, उसमें जितने भी इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं उसको दो कैटेगरी में कर दो। एक जो लिक्विड वो वाला है, वाटर वाला है, एक्वेटिक, और दूसरा जो आपका टेरेस्ट्रियल वाला। दो ही चीज अर्थ में ज्यादा है क्या, एक अगर आपके अर्थ की बात किया जाए तो अर्थ में आपको या तो पानी वाला जगह मिलेगा या आपको टेरेस्ट्रियल मिलेगा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम अलग स्टडी करेंगे और एक्वेटिक को हम अलग करेंगे। तो जब बच्चे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात आएगी तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। अब ये बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ दे कि which one of the following given below is not a terrestrial ecosystem। अब तीन ऑप्शन उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के रख दे, एक ऑप्शन उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम का रख दे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। दैट मींस कि आपको क्या करना है, आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। कौन कौन से, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, जबकि आप जब बात करोगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, मतलब जहां पे काफी बड़ा लैंड हो, जहां पे पानी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ हो और भरा ही रहता हो, रिवर एंड ईस्ट्री। ईस्ट्री क्या है, जहां पे रिवर कहां पे मिलती है, सी पे, तो उस जगह का जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्री। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये डाले, इनके साथ ऑप्शन कौन सा डाले, ये, क्योंकि बाकी तो तुम सब जानते ही हो ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि दिस इज द जंक्शन बिटवीन द रिवर, या आप बोल सकते हो जहां पे रिवर क्या हो रही है, हाँ संगम बोल सकते हो, संगम वहां पे बोलते हैं,
नहीं बच्चा, संगम तो दो नदियों का मिलन मिलन होता है, हैं? बड़ा हो चाहिए तो। ठीक है, आगे आओ बच्चे। तो एक मतलब आप इस चीज को लाइन करते जाना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि दो टाइप के इकोसिस्टम तो मैंने बता दिए, कौन कौन से, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। इसके अलावा जो मैन ह्यूमन जो अपने खुद से डेवलप करता है उसको भी क्या बोलते हैं, मैन में, वो भी तो एक टाइप का इकोसिस्टम ही है, ठीक है। तो चूंकि ह्यूमन डेवलप कर रहा है तो उसको क्या नाम दे दिया गया, मैन मेड इकोसिस्टम। अब इसके एग्जांपल याद रखना आप मैन मेड इकोसिस्टम के, कौन से, क्रॉप फील्ड्स एंड क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम, बोथ आर द मैन मेड इकोसिस्टम। अच्छा ये तो एग्जांपल है सिर्फ लिखे हुए, इसके अलावा भी आप बोल सकते हो। जैसे कोई भी आप फार्मिंग करते हो, कोई भी आप फार्मिंग कर रहे हो, वो भी तो वही है ना, इकोसिस्टम का पार्ट, ठीक है। क्या हॉर्टिकल्चर, ये जो पिसीकल्चर जो भी है, वो जो मुर्गी पालते हैं क्या बोलते हैं उसको, पोल्ट्री ठीक है। फार्मिंग, तो पोल्ट्री जो है वो सब क्या है, बेसिकली एक टाइप का इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। आपको बाहर से बायोटिक कंपोनेंट तो मिल ही रहा है और बायोटिक कंपोनेंट आप वो करवा रहे हो, तो इंटरेक्शन दोनों का हो ही रहा है, तो भी बेसिकली क्या है, एक टाइप का इकोसिस्टम जिसको मैन मेड, ठीक है। अगर क्रॉप आ सकती है तो बाकी के भी आ सकते हैं, ओके। तो ध्यान में रखना बच्चे, क्रॉप फील्ड कभी भी नेचुरल नहीं है। क्रॉप को हम अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं ना। अगर सपोज कर लो हमको राइस का जो है क्रॉप ग्रो कराना है तो हम राइस की क्रॉप को सब कुछ वैसे ही करते हैं, ठीक है। वहां पे सिर्फ राइस क्रॉप ही होता है, नेचर में आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि सिर्फ राइस ही राइस, ठीक है। तो ये मैन मेड है, तो ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में आपके फूड चेन, वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द आउटपुट। अब ये आप समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। यहां जिस तरह से लिख दिया है कि मैंने आपको क्या बोला कि इकोसिस्टम बच्चे क्या है आपका, एक क्या है कि सिस्टम है, ऐसे नहीं बना दिया उसका नाम दे दिया गया, दिस इज द सिस्टम। अब आप ये बताओ मुझे कि दिस इज द ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम है, सब कुछ तो खुला ही हुआ है, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम कहने के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये सेल्फ सस्टेन्ड फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है, फंक्शनल सिस्टम। अब तभी किसी चीज को बोलते हो जब वो फंक्शन परफॉर्म करे, तभी तो बोलते हो ना सिस्टम, ठीक है। तो वैसे ही है कुछ, ठीक है, कि इकोसिस्टम ये ओपन, सॉरी ओपन सिस्टम है। अब अगर ओपन सिस्टम है तो क्या है, मैं अगर ये बोल दूं कि ये सपोज कर लो एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इकोसिस्टम, ठीक है। ओपन भी बोल रहा हूं मैं साथ साथ में, क्या बोल रहा हूं, ओपन। इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी का इनपुट हो भी रहा है और एनर्जी का आउटपुट भी, रिलीज भी हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है। कोई दिक्कत, मतलब कि जब आप इकोसिस्टम स्टडी करने जाओगे तो आप एनर्जी इनपुट का ध्यान रखोगे, ठीक है। और ध्यान में रखो एक कंडीशन है इकोसिस्टम की, क्या, कि इकोसिस्टम तब तक आप उसको इकोसिस्टम नहीं बोल सकते हो जब तक में उसमें अपना एनर्जी सोर्स अवेलेबल ना हो। जब तक अपना एनर्जी सोर्स अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली जो इसका एनर्जी सोर्स है, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स तो क्या है, सन है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेट की बात नहीं कर रहा, ये अल्टीमेट को कैप्चर करने वाला कोई चाहिए, और वो कौन होगा, प्रोड्यूसर। अल्टीमेट को कैप्चर करने वाला कोई चाहिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सब तो नहीं कैप्चर कर सकते, सिर्फ ये कैपेबिलिटी किसके पास में है, प्रोड्यूसर के पास में है। दैट मींस कि इस इकोसिस्टम के अंदर हर हाल पे कौन होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे, इकोसिस्टम को स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम पे। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम पे बच्चे जाओगे तो स्ट्रक्चर में मैंने पहले ही बताया कि दो कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट। बात समझो, एबायोटिक कंपोनेंट में आप सब जानते हो कि वही है लाइट, वाटर, सॉइल, विंड, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर को जब आप क्लासिफाई करने जाओगे तो उसमें कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा आपको प्रोड्यूसर, एक क्या मिलेगा? हर हाल पे आपका प्रोड्यूसर होना चाहिए। अब जब प्रोड्यूस करेगा तो फिर इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आएगा कंज्यूमर, कंज्यूमर भी होगा। अच्छा, प्रोड्यूसर को आप अब जो है आपका जो इकोसिस्टम है, अब उस इकोसिस्टम के अंदर आपको जैसे ही आप एनर्जी फ्लो, एक तो इनपुट ऑफ एनर्जी हुई, इनपुट ऑफ एनर्जी हुई, और इनपुट ऑफ एनर्जी जब हुई तो उसको किसने कैप्चर कर लिया? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर की एनर्जी को कौन कैप्चर कर लेगा? कंज्यूमर। पर कंज्यूमर के जब आप अपने इकोसिस्टम में देखते हो तो कंज्यूमर के बहुत सारे लेवल है, ट्रॉफिक, फूड लेवल, ट्रॉफिक लेवल, मतलब कई सारे जो है लेवल एग्जिस्ट करते हैं। तो जो डायरेक्टली बेसिकली प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहा है उसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, या हर्बीवोर बोलो तो हर्बीवोर इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, या उसको भी बोल सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है वो बाद में बात करेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को जो ईट करेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी को जो ईट करेगा टर्सरी, ठीक है, या टर्सरी लेवल पे जो है क्या कहते हैं, बोल सकते हो टॉप कंज्यूमर। वैसे कई बार टेट्रा तक चला जाता है, पर टर्सरी पे बोल सकते हो क्या? टॉप कंज्यूमर। तो ये आपके कंज्यूमर्स के जो है क्या हो गए? कैटेगराइजेशन हो गए। अच्छा, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, तो एक बार आपने क्या हुआ, एनर्जी इनपुट हो गई, तो हर हाल पे इस एनर्जी का क्या होना चाहिए? डिकम्पोजिशन होना चाहिए, डिग्रेडेशन होना चाहिए। एनर्जी का डिग्रेडेशन तो नहीं होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैप्चर किए बैठे हुए हैं, तो इनसे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और उसके लिए कौन होना चाहिए? डिकम्पोजर होना चाहिए। यही तो होता है। आप पूरी की पूरी साइकिल को ध्यान दो। प्लांट है एक, सपोज कर लो मैं बोल दूं कि ये यहाँ पे एक प्लांट है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए एक आपका क्या है, ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट्स की लीफ गिर गई यहाँ पे, ठीक है, लीफ गिरी तो इसके ऊपर किसका एक्शन हुआ? माइक्रोब्स का। माइक्रोब एक्ट एज डिकम्पोजर। उन्होंने क्या कर दिया? न्यूट्रिएंट जो है उसको निकाल दिया, और साथ साथ में ऑक्सीडेशन किया, तो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में चला गया और कुछ पार्ट उन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर लिया, ट्रैप कर लिया। यही तो होता है ना, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मिनरल आया है, इस मिनरल को फिर से इसने क्या कर लिया? फिर से ले लिया, प्लांट ने फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर वो एक साइकिल बनी, एक से ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बनी। मतलब कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर ये भी होगा क्या? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या क्या देख लिया? एनर्जी इनपुट, एनर्जी फ्लो, ये जो दिखा रहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये क्या था? एनर्जी फ्लो और एनर्जी आउटपुट या एनर्जी रिलीज किसके फॉर्म में? न्यूट्रिएंट। इसके बाद लास्ट में बोल लो, उसको अलग कर लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिसाइक्लिंग बेसिकली, नॉट न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि we will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input productivity। इनपुट को आप क्या बोलते हो? प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्टिविटी बोल रहे हो? एनर्जी आई, प्रोड्यूसर ने उसको कैप्चर किया, उसने जितना पैदा किया वो उसको क्या कहलाई? प्रोडक्टिविटी। जितना उसने, जैसे सपोज कर लो प्लांट्स है, प्लांट्स ने जितना अपने खाने के लिए यूज कर लिया वो खा गया रेस्पिरेशन के फॉर्म में। जो उसने स्टोर कर रखा है, वो चाहे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी हो उसके, चाहे फ्रूट्स के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में है, जो बायोमास है उसका जो बायोमास है वो उसकी क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिविटी। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि इनपुट को क्या बोलोगे आप? प्रोडक्टिविटी। मतलब भाई इनपुट एनर्जी हुई है, एनर्जी का इनपुट हुआ, इसको उसने कैप्चर किया, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा? प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में। ऐसे तो नहीं हो कि आप अंतर्यामी हो। इनपुट में तो जो इनपुट हुआ उसमें तो कुछ प्रोड्यूसर, अरे हाँ, खा लिया उसको गया, वो तो प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगा। प्रोडक्टिविटी में नहीं आता, वो आता है प्रोडक्टिविटी में, पर उसको आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है सर ग्रॉस, वहीं पे तो एनपीपी और जीपीपी का कॉन्सेप्ट आएगा। एक होता है ग्रॉस टोटल और दूसरा होता है नेट। तो वो भूल जाओ, अभी मैं जहां पे फोकस कर रहा हूँ उस पर फोकस करो, इधर उधर की चीजें मत ध्यान दो। तो इनपुट की बात मैंने बोला। दूसरा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी,
ये क्या है? एनर्जी फ्लो। भाई इनपुट हो गया तो वो फ्लो होगा, पहले ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी चीजें आप पढ़ोगे? देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, फूड चेन के बारे में पढ़ोगे, फूड वेब के बारे में पढ़ोगे, और न्यूट्रिएंट साइकिल। इसके बाद क्या होगा, आप या तो इसी के अंदर ही कंसीडर कर लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी के अंदर चाहे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर कंसीडर कर लो, या आप इसको बाहर कर लो, द आउटपुट। बेसिकली आउटपुट कैसे होगा? यहाँ पे माइक्रोब्स का एक्शन होगा और वो क्या करेगा उसको, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आउटपुट डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, डिग्रेडेशन भी होगा और साथ में हीट के फॉर्म में एनर्जी भी निकलेगा, रेस्पिरेशन लॉस। फिर क्या लिख रहा है? We will also look at the relationship cycles. Relationship का मतलब है जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स चल रही हैं, साइकिल आधा लिखा उसमें, चेन्स, फूड चेन्स जो है, फूड वेब्स जो है, that are created as a result of these energy flow. अब आपको पता ही है कि इसमें से ये जो, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, चाहे फूड चेन हो, चाहे फूड वेब हो, ये सब किसके रिजल्ट, किसका रिजल्ट है? एनर्जी फ्लो का रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है वो बेसिकली किसका रिजल्ट है? एनर्जी फ्लो का, विद इन द इकोसिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशन। कैसा लगा? टाइम देखा कितना खा गया? तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन था इकोसिस्टम का। अभी तक ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने बता दिया, पर बच्चे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखना। अब आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पेज पे जाओ। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, दूसरे पे। हाँ, आगे अब नीचे करो। क्या फैल रहा है? फैल जाएगा ना, उसको तो क्रॉप करके बड़ा किया था। अरे रुक जाओ, वो यहाँ से हो जाएगा बच्चे, इसको थोड़ा इसमें करो, यहाँ और लो, और लो थोड़ा सा। हो गया? हो गया, ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, उतना तो दिख ही रहा है। बच्चे ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं, जो साइड वाला छूटा हुआ है? हाँ सर, नजर आ रहा है? जैसे ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है। सर एनसीईआरटी तो है ना, देख लेंगे। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी छोड़ दो बच्चे, एनसीईआरटी है ना, वो बोल तो रहा सही, दिमाग वाला बच्चा है वो, ठीक है। तुम अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो। इसको मिनिमाइज दिखाओ बच्चे, मैं कर लूंगा, छोड़। सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जरा से 1 मिनट दो तुम। ओके, कितनी कंप्यूटर पढ़ के आए हो? पावर पॉइंट चलाना सिखाया कि नहीं तुम्हें? अच्छा, जो स्टेट बोर्ड के होंगे उनको बच्चों को तो ज्यादा कंप्यूटर के साथ नॉलेज ही नहीं रहा होगा। कितना बज गया यार, थक गया पढ़ाते पढ़ाते। चाय मिला था। वैसे भी तुम्हारा लेक्चर सिर्फ कितने बजे तक चलेगा? इससे अच्छा तो मैं अपने लेक्चर में था। कम से कम पूरा सॉलिड मुझे 2 घंटे से ऊपर मिलता है। वही तो। एक ना पहले सीरियल आता था, ऑफिस ऑफिस, देखा है कि नहीं? नहीं देखा होगा, तुम्हारे बचपन से पहले का है शायद। वैसे नाम सुना होगा, पंकज कपूर का सीरियल था। पंकज कपूर नाम सुना है नहीं? हिज फादर ऑफ शाहिद कपूर, पंकज कपूर। तो उनका सीरियल था, उसमें जो ऑफिस में जो धांधली नहीं होती, करप्शन, किस तरह के ऑफिस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं किस तरह से ऑफिस में बिहेव करते हैं, उनके ऊपर वो पूरा बना हुआ है। उसमें एक मैडम है, हर हफ्ता में वो बोलती, वही तो। उसी वजह से मेरे मुंह से आगे आजकल मैं देख रहा होता हूँ। मैं बड़ी पुरानी पुरानी चीजें निकाल के देखता हूँ। बोर हो गया हूँ कपिल शर्मा से मैं। तुमको भी कभी देखना हो तो, बड़ा मतलब बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी, देयर इज नो वल्गैरिटी एट ऑल। एक और था, एक
पंजाबी कॉमेडियन थे, उनको एक्सीडेंट में डेथ हो गया 2008-9 में, आई थिंक 19 क्या नाम था, जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी, उनका भी सीरियल मतलब आपको बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी में हंसा हंसा के लुटा देंगे पूरा। हाँ वो भी सही है। वो तो तुमने देखे होंगे सारे ने ना, हाँ वो सारे ने देखे होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि चलो चलो बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और मैंने तुमको बता दिया कि बच्चे जब स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एक तो ये तरीका है सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का कि आप बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट की तरह से देख लो। एबायोटिक कंपोनेंट आप जानते ही हो सारे के सारे, और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, 3 कैटेगरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। और जो है क्या कहते हैं, अच्छा अब जब आपने कंपोनेंट्स इस तरह से कर दिए हैं बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, और अगर आप कंपोनेंट को स्टडी करना चाहते हो तो अगर आप उसमें से कुछ क्राइटेरिया ले लो, आगे आगे आप एनसीईआरटी बताएगा कि उसमें कुछ 4 एक क्राइटेरिया उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनको अगर उन एस्पेक्ट को आप ध्यान में रखो तो आपको ये जो सारे के सारे बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट है, दे एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट। सारे उन कंपोनेंट को अगर उन एस्पेक्ट को अगर आप डिस्कस करो तो क्या आपको लगेगा कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक ये क्राइटेरिया है। दूसरा एक और क्राइटेरिया है आपको इकोसिस्टम को उसके इकोसिस्टम के कंपोनेंट को डिस्कस करने का, या इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करने का, आप ये बोल सकते हो। जैसे स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्पीसीज कॉम्पोजिशन के टर्म में डिस्कस कर लो, एनर्जी फ्लो के टर्म में डिस्कस कर लो, इस तरह से। तो आप ध्यान दो इस चीज में क्या लिखा हुआ है, यू हैव लुक एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द environment, abiotic and biotic. You studied how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट ही एबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट भी अफेक्ट होता है किससे, जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, और आजकल ह्यूमन तो ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है। तो तुमको पता है ना कि ग्लेशियर्स की जो पिघलने की स्पीड है मेल्ट होने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मतलब अभी आप देखो, अभी मैंने तुमको कुछ दिन पहले बताया था, आज ज्यादा सुटेबल क्लास है उस चीज को डिस्कस करने के लिए, कि जो रेगिस्तान वाले जो है, जो बेसिकली मिडिल ईस्ट है, वहां पे खूब सारा गर्मी पड़ता है और रेगिस्तान है, वहां पे बर्फ पड़ रही है। ये किस चीज का असर है, ये क्लाइमेट चेंज का असर है। और इनडायरेक्टली अगर बोलो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है जो क्लाइमेट के साथ में, उसका असर है। ठीक है। अभी कोई एक वो है आइसलैंड है, उससे 4000 समथिंग किलोमीटर दूर या कुछ किलोमीटर दूर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, और उससे सुनामी बनी, और उस सुनामी ने पूरा आइसलैंड को तबाह कर दिया। सुना है कि नहीं, टोंगा करके कुछ ऐसा आइसलैंड है सर, टोंगा में। हाँ, क्या सुनते हो तुम लोग, इधर उधर की चीजें पढ़ते रहते हो बिना मतलब। तुमको पता है एक समय एम्स का जब पेपर होता था उसमें जीएस भी पूछता था, रीजनिंग, जीएस, करंट वाला, तो सारी चीजें पूछता था। चलो खैर अब नहीं है, अच्छी बात है, तुम लोग बच गए उससे। तो आप आ जाओ यहाँ पे कि एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर्स एंड देयर सराउंडिंग। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर। इनको आपको थोड़ा सा और इंटीग्रेटेड मैनर में देखना है, एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब कि किस तरह से एनर्जी का फ्लो ओवरऑल, आप अगर इकोसिस्टम में बात करोगे ओवरऑल, तो इस चैप्टर में तुम सिर्फ क्या देखोगे, एनर्जी। ठीक है, आपको देखना है कि कैसे एनर्जी इनपुट हो रही है, फिर इसके बाद इनपुट होने के बाद एनर्जी का फ्लो कैसे है और कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, यही आप देखते रहोगे पूरा पूरा। तो वही बोल रहा है कि आप जो है और ज्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में आप स्टडी करने जा रहे हो। ठीक है, एंड सी हाउ द एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आपका इंटरएक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है, इसका रिजल्ट है कि इकोसिस्टम का क्या डेवलप होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर। लाइन समझ में, थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, वो किसका रिजल्ट है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। लिखो, मुझे क्या देख रहे हो, या अंडरलाइन करो।
थोड़ा सा उसने घुमा के रखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो दो चीजें यहां से बन रही हैं कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है इट डेवलप्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक। दूसरा, ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हर एक सिस्टम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हर एक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक, मतलब जो भी इकोसिस्टम होगा उसका अपना एक क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो समझ जाओ। चलो 2 पॉइंट आप इसमें मेंशन करो कि फिजिकल, देखो इसने एक साथ में दोनों पॉइंट एक लाइन में दोनों पॉइंट ऐड कर दिया। क्या कह रहा है कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है उससे क्या डेवलप होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। लाइन कर लो इसको। ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। अब एक चीज बोल रहा है आपको कि जब आप फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हो, या आप ये बोल लो कि आप जब इकोसिस्टम के कंपोनेंट को स्टडी करने जा रहा है तो कैसे स्टडी करो, तो उसका एक तरीका है कि आप देखो स्पीसीज कॉम्पोजिशन। क्या देखोगे, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। अब स्पीसीज कॉम्पोजिशन कैसे आप करोगे, कैसे स्टडी करोगे, आप आइडेंटिफाई करो स्पीसीज को और नंबर करो स्पीसीज को, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। न्यूमरेशन, इन्यूमरेशन बेसिकली। तो क्या लिख रखा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। इसने सिर्फ प्लांट एनिमल स्पीसीज की बात की है, आप माइक्रो को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स स्पीसीज कंपोजिशन। क्या देगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि आपको स्पीसीज कंपोजिशन कैसे मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन न्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, इवन माइक्रोबियल फ्लोरा एज वेल, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आप देख लेना स्पीसीज कंपोजिशन की। दूसरी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन कुछ नहीं, वर्टिकल, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीसीज का, दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अकरिंग वर्टिक, कहाँ चला गया, अकरिंग एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे होंगी, इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। देखो एक आप ना प्लांट वाला वो ले लो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लो, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसने सिर्फ प्लांट स्पीसीज की बात की है, तो मैं भी थोड़ा सा आपको प्लांट स्पीसीज के रिस्पेक्ट में बता देता हूं कि सपोज कर लो ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये आपके बड़े वाले प्लांट हो गए, ये आपके बड़े वाले प्लांट हो गए, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाला लेवल बना देंगे, क्योंकि लीफ वाला पार्ट कहाँ पे, ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद तो ये हो गए आपके कौन से, ट्री। इसके बाद आपके आ जाएंगे श्रब, इसके बाद आपके आ जाएंगे श्रब, और फिर आ जाएगा आपका हर्ब्स, हर्ब्स आ जाएंगे। तो आपको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिली, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, अभी तो सिर्फ आप कौन सी बात कर रहे हो, यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं एनिमल को भी काउंट कर लूं। कुछ एनिमल्स हैं जो ऊपर वाले पार्ट में रहेंगे, यहाँ पे बर्ड्स, ठीक है, ट्री ड्वेलर्स, ठीक है, ट्री ड्वेलर। कुछ वाले जो है क्या कहते हैं, बीच वाले पार्ट में रहेंगे, ठीक है, और कुछ यहाँ सॉइल वाले पार्ट में रहेंगे, जैसे स्नेक्स है, फ्रॉग्स है, एम्फीबियंस है, ठीक है, वो नीचे वाले में रहेंगे। माइक्रोबियल फ्लोरा है तो वो हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये भी आपको क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, मतलब हर एक जो इकोसिस्टम है उसका जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होगा, अलग होगा। तो ये अलग हुआ, दैट मींस कि वो उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पीसीज कंपोजिशन एज वेल एज stratification, both are the characteristic feature of the particular ecosystem. Okay. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा यहाँ से कि एक ट्री है, उसमें वर्टिकल स्ट्रेटा लेयर्स हैं, तो आपका जो हर्ब्स है वो किस लेवल पे आएगा, श्रब है वो किस लेवल पे आएगा। तो हर्ब आपका बॉटम पे है, आपका श्रब जो है किस पे है, सेकंड पे है, और टॉप मोस्ट पे कौन सा है,
तो मतलब कोई भी लाइन है तुम क्वेश्चन बनवा लो, किसी भी लाइन से तुमको लग नहीं रहा होगा कि इससे कुछ बन सकता है, पर बना ना। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो बच्चे, इससे बेहतर कोई टीचर इतना टाइम नहीं देता, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मतलब बहुत गिने चुने इंडिया में टीचर होंगे जो इकोलॉजी के लिए इतना टाइम निकाल रहा है। नहीं तो इकोलॉजी का मैं बता रहा हूँ 4 चैप्टर 4 लेक्चर ये। हाँ वैसे ही होते ही है बच्चे। वो क्या करते हैं फिर, एक तो होते हैं जो रीडिंग करवाते हैं एनसीईआरटी की फास्ट रीडिंग, दूसरे क्या होते हैं फिर उससे भी आसान तरीका है, बोर्ड पे आ जाओ, एनसीईआरटी को साइड में करो, डिस्कस करते जाओ, हेडिंग हेडिंग और उसको कुछ कुछ बताते जाओ, पढ़ता जाएगा। इसमें टोटल 10 ही हेडिंग होगी, 8-10 होगी जो मेन मेन है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत फोकस करो मेरी बातों। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है अभी कुछ देर पहले, कि द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जब इन एस्पेक्ट को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे, तो आपके जो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट है वो एक यूनिट की तरह क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। ये लाइन का मतलब है। component biotic and abiotic component या whatever component you taken for ecosystem, ठीक है, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उनको अगर आप जो है इन एस्पेक्ट को लेते हुए स्टडी कर रहे हो तो वो एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, ये मतलब है इसका। द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट एंड यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब एक चीज है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि एक तो ये ऑप्शन बना दे, ठीक है, इसमें से एक हटा दे और कह दे क्या, ऑल ऑफ द अबव, एक तो यही बन सकता है। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द इथॉस ऑफ एन एक्वाटिक क्रिस्टल। इथॉस जहां पे भी टर्म आ जाए उसका मतलब होता है बिहेवियर। एक जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, पता नहीं डेफिनेटली एमबीबीएस में भी होगा, इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब होता है बिहेवियर। और जूलॉजी में एक्चुअली ग्रेजुएशन में जो नॉर्मल जाते हैं वहां पे जूलॉजी में ये सब्जेक्ट है इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर के रिस्पेक्ट में। एनिमल का बिहेवियर, वहां पे जो डॉग का एक्सपेरिमेंट है, पेवलोव एक्सपेरिमेंट, आपने नर्वस सिस्टम में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की वजह से, ठीक है, वो सब वहीं से स्टार्ट होता है। या नेस्ट बिल्डिंग, नेस्ट बिल्डिंग भी एक क्या है, एनिमल बिहेवियर है, उस तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द इथॉस, मतलब आप अगर किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम का बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो, लेट्स टेक एन स्मॉल पॉन्ड। किसको एग्जांपल ले लो आप, स्मॉल पॉन्ड को एज एन एग्जांपल। दिस इज फेयरली सेल्फ सस्टेन। देखो आ गया ना कि इकोसिस्टम कैसा होता है बच्चे, और सेल्फ सस्टेन का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो अपने अंदर पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट को क्या कर सके, नरिश कर सके, उनका पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है एंड रेदर सिंपल। मतलब कि पॉन्ड जो है सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट, इकोसिस्टम तभी होगा जब वो सेल्फ सस्टेन्ड होगा, ये तो अंडरस्टूड है। आप किसी सिस्टम को किसी जो है क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो सराउंडिंग है वहां पे अगर किसी चीज को इकोसिस्टम बोल रहे हो, दैट मींस कि वो सेल्फ सस्टेन्ड है, अदरवाइज वो इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। और पॉन्ड जो है सेल्फ सस्टेन तो है ही है, साथ साथ में क्या है बच्चे, सिंपल भी है। सिंपल किस रिस्पेक्ट में, हमारे स्टडी के रिस्पेक्ट में, कि हम बहुत इजी वे में उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। that explain even the complex interaction that exist in the aquatic ecosystem। साथ साथ में सिंपल भी है किस चीज के लिए, जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहे हैं उनको आप बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ो बच्चे, कहाँ पे हैं, यहाँ पे, हाँ ठीक है। A pond is shallow water body in which all the above mentioned 4 basic components of ecosystems are well exhibited, ठीक है। अब इसमें ये इनको एज ए कंपोनेंट मांग रहा है, पर एक्चुअली दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉट अ कंपोनेंट, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूं कि ये आपका क्या है, ये पॉन्ड,
ठीक है। और पॉन्ड में आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट बताए थे? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो उनको ध्यान में रहते हुए आप स्टडी करो, सब कुछ इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि in which all the above mentioned four basic components of ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water. यहाँ पे जो वाटर भरा हुआ है, जो वाटर है बेसिकली वो क्या है? This is the abiotic component, not alone. यहाँ पे साथ साथ में क्या आ रहा है? H सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे बना दो, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट भी तो क्या है? एबायोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? The abiotic component of the water with all dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. ठीक है, तो साथ साथ में वाटर है आपका और सॉइल है। अब सॉइल में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो भी अवेलेबल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उसको इनऑर्गेनिक को यूज करेंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिक है वो यूज होगा बाय डिकम्पोजर, होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा द ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, द सोलर इनपुट, सोलर इनपुट क्या प्रोवाइड करेगी आपको? एनर्जी। द सोलर इनपुट द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ फंक्शन किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है? प्रोडक्टिविटी के। ठीक है, जो प्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो जितना प्रोडक्टिविटी होगी वो उतना अपने प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, फिर वो अपनी कुछ प्रोडक्टिविटी को सेकेंडरी कंज्यूमर को देगा, और वो पूरा का पूरा एक साइकिल यहाँ पे रन होगा। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं और ये जो बेसिकली सोलर इनपुट है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द। तुमको अगर याद होगा स्टार्टिंग में जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जो एबायोटिक फैक्टर है वो बेसिकली दो तरह से काम करता है। एक तो रिसोर्स की तरह काम करता है और दूसरा रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये रिसोर्स की तरह भी काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे? एबायोटिक फैक्टर में। और साथ में क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेसेस चल रही हैं इकोसिस्टम के अंदर उनको क्या कर रहा है? मतलब इनडायरेक्टली मैं कहूं कि रेट ऑफ फंक्शन को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि ये जो ऊपर लिखे हुए फैक्टर्स हैं ये सब, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द ऑटोमोट, क्या लिखा हुआ? ओके, द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द। अच्छा, पॉन्ड के अंदर इसने बोला है, वो तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि पॉन्ड के अंदर जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो कौन से होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अलावा भी कुछ हो सकते हैं लाइक एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड इन। अब ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि जो पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन से होंगे? तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, एल्गी है और साथ में सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज क्या है? जो डूबे हुए हैं, और मार्जिन क्या? जो बॉटम कह रहा हूं, जो किनारे हैं। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, मतलब ये जो एरिया है ये वाला ये क्या है? यहाँ पे मार्जिनल प्लांट है। इसको एक और चीज बोलते हैं, एक टर्म है इकोटोन। इकोटोन बच्चे क्या है कि दो इकोसिस्टम, सपोज कर लो एक इकोसिस्टम ये है, हाइपोथेटिकली एक इकोसिस्टम ये जो बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, देखो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम की बॉर्डर है कि नहीं? तो दीज आर द इकोटोन। और एक और चीज ध्यान में रखना, वैसे पूछेगे के चांस बहुत कम है, कि जो इकोटोन जोन होता है ना, ठीक है, तो द एरिया which is occupied by two different type के ecosystem will be known as ecotone zone। उसके अंदर जो इकोसिस्टम है उसको बोलेंगे इकोटोन। इकोटोन के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीसीज है या स्पीसीज जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू बोथ द इकोसिस्टम, चाहे एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल व्हाटएवर। ठीक है, दोनों इकोसिस्टम के कंपेयर में वहां पे जो स्पीसीज कॉम्पोजिशन है वो हाई है। आप ये बोल सकते हैं डाइवर्सिटी हाई है। इकोटोन जोन पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगी?
हाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे आगे बच्चे? अच्छा यहाँ पे, ठीक है। सम एल्गी, ठीक है। Marginal plants found at the edges. The consumers are the represented by the zooplanktons, free swimming and bottom dwelling forms. ठीक है, free swimming bottom dwelling animals जो है उनकी बात कर रहा है। The decomposers, ध्यान में रखना तीनों कंपोनेंट यहाँ पे लेवल है। डिकम्पोजर्स में बच्चे कौन कौन से आते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेट्स, ये आते हैं आपके डिकम्पोजर्स में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो डिकम्पोजर है वो कौन बनाता है? तो बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है और फ्लैजलेट्स भी है। अब हो सकता है इन तीन के साथ में एक कोई ऑप्शन रखे जो कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर का पार्ट हो और आपसे पूछे कि कौन सा डिकम्पोजर नहीं है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में तो तुमको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट लिए जा रहे हैं ये हर जगह है, डिकम्पोजर हर जगह है, प्रोड्यूसर हर जगह है, बस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर चेंज हो सकता है, टाइप ऑफ कंज्यूमर चेंज हो सकता है, पर जनरली डिकम्पोजर का रहेगा, फिक्स रहेगा। डिकम्पोजर आपके यही रहेंगे हर जगह पे ऑलमोस्ट। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाएगा? एक्वेटिक क्यों नहीं होगा? ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे। जो सॉइल ड्वेलिंग एरिया है, तुमको जाके वापस से पढ़ो, जाके फिर से फंजाई कहाँ पे, एनसीईआरटी में, तो तुमको पता चलेगा कि हर जगह पे है वो। उसमें तो बोला ही गया था कॉस्मोपॉलिटन। हाँ, बोलते बोलते आवाज गुम हो गई है। बड़ी देर हो गई ना, 1.5 घंटे पहले उधर हो गए, फिर अभी कितनी देर हो गए? चलो खैर छोड़ो, आते हैं। ओके, स्पेशली एबेंडेंट द बॉटम, ये देखो लिखा भी है, कहाँ पे एबेंडेंट है बच्चे? बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं कि जो डिकम्पोजर है पॉन्ड्स के कौन से, अगर आपका स्ट्रेटिफाई कर दिया जाए, स्ट्रेटिफिकेशन अकेले फॉरेस्ट इकोसिस्टम में थोड़ी देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला लेयर है यहाँ तो हर हाल पे क्या रहेगा? प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको चाहिए क्या? सनलाइट। ओके डन। तो ऊपर वाली लेयर में प्रोड्यूसर हो गया, टॉप में, बीच में आपके क्या होंगे? कंज्यूमर्स होंगे। ओके, अब जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी गिरेगा मर के, डेड होके, उसको कौन खाएगा? तो बॉटम एरिया कौन ऑक्युपाई करेगा? डिकम्पोज। कितना आसान है। ठीक है, ओके। पहले मैं मिटा लेता हूं, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। कौन सा ज्यादा बेहतर लगता था बच्चे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट रीड करवाना या ये? एनसीईआरटी ज्यादा बेटर एनसीईआरटी लगा? में, जी सर। तो हम हटा देंगे बच्चे इसको फ्रॉम द कमिंग लेक्चर। स्पीड वहां ज्यादा है, स्पीड यहाँ पे ज्यादा है। हाँ सर। बट अगर तुम चाहो तो आउटपुट यहाँ से ज्यादा निकल सकती है, बट चलो ठीक है, मुझे भी है, इतना टाइम मैं दे नहीं सकता, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, आज इसको चलने दो। फ्रॉम द कमिंग लेक्चर, मतलब जो है टुमारो, डायरेक्ट एनसीईआरटी पे करेंगे, थोड़ा रोशनी भी रहेगी तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और उसी वाले में करेंगे, यहाँ थोड़ा वो लग रहा है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, कहाँ पे हैं हम? द डिकम्पोजर्स। ठीक है, दिस सिस्टम परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम, ठीक है, and of the biosphere as a whole, that is the conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of sun by the autotrophs। कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहा है बच्चे कि जो सन एनर्जी होगी, ठीक है, सन एनर्जी को बेसिकली ऑटोट्रॉफ क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे, और हर एक सिस्टम में ऑटोट्रॉफ आपके पाए जाएंगे। मैं जो पहले बता चुका हूँ वो इसको अब एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ऑटोट्रॉफ से ले लेगा कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर से चला जाएगा डिकम्पोजर के पास में, तो उसी चीज की बात कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, उसको कंज्यूमर बोलो या हेटेरोट्रॉप्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन
एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज द, क्या लिखा हुआ है, रिलीज देम बैक फॉर रीयूज। ठीक है, ये जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर बेसिकली क्या करेंगे, मिनरलाइजेशन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस कहाँ पे आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे, ताकि उसको प्लांट्स दोबारा से क्या कर सके, रीयूज कर सके। उसी चीज को लिखा हुआ है। ठीक है, रिलीज देम फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। दीज इवेंट एंड रिपीटेड, मतलब ये जो इवेंट्स हैं ये बार बार क्या होते रहेंगे बेटा, वो साइकिल है, वो साइकिल बार बार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। अच्छा बताओ, ये जो मूवमेंट है कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल्स। अच्छा ये बताओ कि हायर या लोअर, अब जब फूड चेन स्टडी करोगे तो फूड चेन में प्रोड्यूसर को कहां पे रखते हो, बॉटम पे, फिर इसके बाद कंज्यूमर को। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, तो हायर लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, प्रोड्यूसर को सबसे हायर बॉटम पे रखा लो गया है, कंज्यूमर में प्राइमरी सेकेंडरी को अप। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि टुवर्ड्स द हायर, मतलब जो एनर्जी का फ्लो है वो किस तरफ है बच्चे, हायर लेवल की तरह। तो कंफ्यूज मत होना, अरे ये हायर की तरफ कैसे हो रहा है, ये ट्रॉफिक लेवल के रिस्पेक्ट में एनर्जी का फ्लो बता रहा है, ट्रॉफिक लेवल में। तो वो क्या होगा, हायर लेवल की, हायर ट्रॉफिक लेवल। देखो यहाँ लिखा भी है ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल होगा, एंड इट्स डिसिपिएशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो तुम केमिस्ट्री मेरे से बेहतर जानते हो कि जब भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, या ट्रांसफर, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा, उसमें कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट के रूप में लॉस कर जाएगा। लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी हुई है। तो ये सारा पार्ट मैंने खत्म कर दिया आपका। नेक्स्ट पे चलो, 153। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। अब बच्चे हम थोड़ा सांस लेंगे, सांस का मतलब चैन की सांस, मत लेने देना मुझे चैन की सांस। हाँ क्या बोले, क्योंकि टॉपिक लेवल जब हम फूड चेन स्टडी करते हैं तो जो प्रोड्यूसर है उनको हम बॉटम पे रखते हैं। तो पहला टॉप, तो क्या हुआ, हम पढ़ते कैसे, यही तो मैंने बोला ना कि ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी के लेवल को कंफ्यूज नहीं करना। ये मत सोच लेना कि हायर ट्रॉपिक लेवल बोल रहा है तो ज्यादा एनर्जी, उसके पास तो एनर्जी कम है। ठीक है, एनर्जी उसके पास कम है। तो ट्रॉपिक लेवल सेपरेट चीज है, एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी का फ्लो जो है वो उसके ट्रॉपिक लेवल के रिस्पेक्ट में जब बोलेगा, एनर्जी का फ्लो ट्रॉपिक लेवल के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलेगा, लोअर टू हायर, लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या है, डिफरेंट लेवल है ऑर्गेनिजम्स के जो एक पर्टिकुलर टाइप का क्या है, लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे जो बना रहे हैं उनको एक लेवल पे कर दिया, जो उनको उनसे डायरेक्ट ले रहे हैं उसको दूसरे लेवल पे कर दिया, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उसको तीसरे लेवल पे कर दिया। तो कभी ये मत बोल देना कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज कर लो ए कोई स्पीसीज है जो सेकंड लेवल पे है, कंज्यूमर के उसमें बोल रहा हूँ सेकंड लेवल पे, तो वो ऑलवेज इसी लेवल पे रहेगी, नहीं हो सकता वो दूसरे में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और उस तरह की ढेर सारी स्पीसीज उस लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, पहली लाइन देखो लिख रखा है इसमें कि अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, पहले ये मैंने इस तरह का पिक्चर बना के पहले ही बताया था ना। ठीक है, मैंने क्या बताया था
एक आपको पहले ही बताया था, ये इकोसिस्टम है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एनर्जी इनपुट होगा, फिर एनर्जी फ्लो होगा, और फिर एनर्जी इसी एनर्जी फ्लो में बीच में क्या आएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एनर्जी का इनपुट हो, एनर्जी का इनपुट हो, मतलब एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी उसके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या रख रहा है, एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अब ये क्वेश्चन बन गया कि किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। कांस्टेंट इनपुट, देखो लिखा बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। हो गया क्वेश्चन। अब पहली बार प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहा है, और माइट बी चांसेस इस एनसीईआरटी में तो नहीं, पर जो तुम लोगों के एनसीईआरटी है वहां पे जो प्रोडक्टिविटी की यूनिट है हो सकता है वो गलत लिखी हो, मेरे में तो गलत लिखी है, मैंने उसको इम्प्रूव कर रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, आगे बढ़ाओ, बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो भी आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया, डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया है कि जो भी चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो पर यूनिट एरिया है। क्या है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है, और वो यूनिट टाइम में है। अब वो यूनिट टाइम आपका 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, कुछ आपका डिफाइंड है यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसमें जितना बायोमास प्रोड्यूस होगा, टोटल बायोमास, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक चीज ध्यान दो मेरी तरफ, कि प्लांट ने जितना प्रोड्यूस किया है, नो मैटर कि उसका कितना पार्ट उसने अपने रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के लिए कंज्यूम किया, उससे मतलब नहीं है अभी, उसने बनाया कितना है टोटल, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पर अभी ये प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख रहा है कि प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अच्छा ठीक है, यूनिट पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहां तक है। ठीक है, ओके, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट, किसके टर्म्स में, अच्छा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके टर्म्स में आपको जो है क्या कहते हैं एक्सप्रेस करेगा, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, क्या है लिखा हुआ है, प्राइमरी प्रोडक्शन किसके टर्म में करेगा, वेट के, और वेट की जो यूनिट होगी वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये पहले गलत लिखा हुआ था, अभी इन्होंने सुधार दिया है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ही है, हाँ। और इसमें एक और चीज जो है क्या कहते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप किसकी एनर्जी के टर्म में बोलोगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब तुमको एक चीज बताता हूं, ओवर अ टाइम पीरियड, ये कंफ्यूज कर रहा होगा बच्चे, ठीक है, और कंफ्यूज करना भी चाहिए, मुझे भी कई बार करता है कंफ्यूज। ठीक है, जब वो प्राइमरी प्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा है तो उसको मजबूरी है कि वो उसको ये बोलना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होना, इसी चीज को मैं फाइंड आउट कर रहा था कहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन में ये टाइम पीरियड ऐसे तो नहीं बोल सकता कि लगातार प्रोडक्शन होता जा रहा है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन, उसके लिए कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना उसको,
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको नेक्स्ट लाइन में, बहुत नींद आ रही है बीच वाले बच्चे को, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो टोटल बायोमास का प्रोडक्शन है उसका जो रेट है, अब रेट तुम मेरे से बेटर जानते हो फिजिक्स के टर्म में, बताओ, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जो रेट है बायोमास प्रोडक्शन का, उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। या चाहे इसको बच्चे बोल लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हो, और अगर प्राइमरी नहीं लगा तब भी वो अंडरस्टूड है कि किस प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और कुछ नहीं है, इस बार जो यूनिट लोगे बच्चे उसमें आप क्या मेंशन कर दोगे, टाइम। तो यही इसीलिए क्या किया है कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और तुमको एक चीज बता दूं, यूनिट एक बार पूछी जा चुकी है, तो धोखा मत करना, इसको याद करना, ठीक है। और इससे क्या होगा, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। जो प्रोडक्टिविटी आप क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ताकि जो आपके डिफरेंट इकोसिस्टम है उनकी प्रोडक्टिविटी को आप क्या कर सको, कंपेयर करवा सको, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल, जितना प्रोड्यूस किया है वो ग्रॉस है। और नेट क्या है कि उसकी जो अपनी कंजम्पशन के बाद जो नेट उसका बायोमास बचा है, रिमेनिंग, कब, किसके बाद, उसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज या कंजम्पशन के बाद, वो क्या कहलाएगा, नेट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रॉस डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी शार्ट में बोलते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शार्ट बताओ, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम is the rate of production of organic matter during photosynthesis। मतलब जितना भी रेट था उसका बायोमास प्रोडक्शन का फोटोसिंथेसिस के दौरान ओवरऑल, ठीक है। अभी तक रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो वो ओवरऑल जो है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और अब उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आप हटा दो क्या, रेस्पिरेटरी लॉसेस आप हटा दो, तो आपका ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, आर को किस चीज से डिनोट किया है, चलो सही, आगे बढ़ो, टाइम बता देना मुझे। 04 बच्चे यहीं पे रोक लेते हैं इसको, यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि आपका शायद क्लास अभी भी है लंच के बाद। तो चलो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर पे बच्चे डायरेक्ट एनसीईआरटी पे करवाऊंगा, थोड़ा स्पीड भी रहेगी। वैसे बोर क्यों हो रहे हो बच्चे, या देखने में इसमें दिक्कत हो रही है, हाँ? अच्छा, किताब देखने में दिक्कत हो रही, लाइट नहीं पड़ रही क्योंकि, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। रूमটা ক্লাস হবে, হ্যাঁ ওই রুমটাতে অন্য ক্লাস হবে না।